हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या फिर अदर स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम 2026 जैसे बिहार पीसीएस, उत्तराखंड, एमपी पीसीएस के लिए अपनी परिणाम सीरीज की हैंड रिटन नोट्स की क्लास कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने पॉलिटी के 6-7 लेक्चर करा दिए हैं और इंडियन ज्योग्राफी के 3-4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम पॉलिटी की ही नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं और आपको बता दें कि 2026 और 2027 दोनों ही प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जिसने अभी तक बाकी क्लास नहीं देखी है, आप प्लीज यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पर घटना चक शॉर्ट नोट 2026 जैसे आप पोस्ट करेंगे वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये हमारी निशु मैम है और ये मैं हूं यहाँ पर। बाकी आप इन पीडीएफ की जानकारी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल। 16,000 से अधिक हमारे सब्सक्राइबर हैं इसमें, उसी को ज्वाइन करना है, किसी भी फेक को नहीं। मेंस आंसर राइटिंग नोट्स अगर आपको चाहिए, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये लक्ष्य भेद श्रेणी के नोट्स हैं। इसके लिए भी आप सेम इसी नंबर पे क्वेरीज कर सकते हैं, जो वही व्हाट्सएप नंबर है। चलिए बिना किसी समय के जल्दी से जल्दी हम अपनी आज इस क्लास को शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बारे में मैंने ये क्रोनोलॉजी भी पढ़ाई थी, क्योंकि अभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में भी ये प्रश्न आया हुआ था और आरओ की परीक्षा में भी आया हुआ था। ये प्रश्न जितना आसान लगता है बच्चों को, उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सही तरीके से क्रोनोलॉजी याद नहीं हो पाती इस वजह से। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब हम आज के लेक्चर में शुरू करेंगे। आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन फिर भी रिवाइज कराया था। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रपति का चयन करता है या निर्वाचन करता है, जिसमें सामान्यतः लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा शामिल होती है। राज्य विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य विधानसभा शामिल है क्या? नहीं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा शामिल होती है, विधान परिषद शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि इन तीनों जो संस्थाएं हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, यहाँ पर केवल और केवल कैसे होंगे सदस्य? निर्वाचित सदस्य ही आने चाहिए। कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं आ सकता। कोई भी मनोनीत सदस्य अगर लिखा हो तो वो नहीं आ सकता। हालांकि महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए, परंतु इनके निर्वाचन के लिए नहीं शामिल होते हैं। 3 बातें हो गई। अगली बात याद रखनी है कि 2 यूनियन टेरिटरीज भी ऐसी हैं जिनके यहाँ राज्य विधानसभा मौजूद है, मुख्यमंत्री का शासन चलता है, तो वहां के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। अब प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि सर जेएनके की भी तो जो है कि राज्य विधानसभा है, वहां पर भी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या हम उनको भी काउंट कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन मतलब जो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, उससे पहले जो है कि वहां पर इस तरीके से नहीं था, तो अभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। अब अगला जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा द्रौपदी मुर्मू जी के बाद, तो शायद उसमें पता चलेगा कि उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 55 के अनुसार चुनाव का एक सूत्र होता है कि आखिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस बिहाफ पे होता है, किस पैटर्न पे होता है। तो उसके लिए देखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का जो मूल्य होता है वो राज्य की जनसंख्या और राज्य के निर्वाचित सदस्य संख्या इंटू 1000, यानी 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब फॉर एग्जांपल यूपी की अगर हम बात करें, तो यूपी के राज्य की जनसंख्या हमने मान ली 25 करोड़। 25 करोड़ राज्य की जनसंख्या, हालांकि बजट 2025-26 में 24 करोड़ डेटा मेंशन था कि 24 करोड़ राज्य की जनसंख्या लगभग, तो हम 25 करोड़ मान के चल रहे हैं। और राज्य के निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? ये हमारे यहाँ 403 विधानसभा सीट है। इनको आप 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जो भी आएगा वैल्यू वो एक मतलब कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का होगा, एक सदस्य का वैल्यू होगा। इसी तरीके से संसद के निर्वाचित सदस्य का जो मूल्य निकलता है वो कैसे निकलता है? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान, जितनी भी निर्वाचित विधानसभा है, मतलब कि सभी राज्यों की, यूनियन टेरिटरीज की टोटल जो विधानसभा सदस्यों के जो कुल मान है, उनको निर्वाचित सांसदों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहां पर निकल के आ जाता है। एक बात याद रखना कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाए राष्ट्रपति इलेक्शन में कि सभी विधानसभा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनका मूल्य समान होता है, बिल्कुल आप कहोगे सर उनका मूल्य समान होता है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला लगा के पहले उनकी राज्य की जनसंख्या से मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू को समान किया जाता है। और सभी सांसदों का मूल्य समान होता है, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, तो जी हाँ, बिल्कुल उनके मूल्य समान होते हैं। लेकिन सांसद और विधानसभा के मूल्य आपस में कभी समान नहीं हो सकते। ये यूपीएससी स्तर का प्रश्न इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके बनता है।
यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है। दो बातें हैं, एक होता है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। इसका मतलब क्या है कि मान लेते 4 अगर कैंडिडेट खड़े हैं तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 4 कैंडिडेट खड़े हैं। चलो मैं 3 के हिसाब से बताता हूं। वैसे तो 2 ही कैंडिडेट ज्यादातर खड़े होते हैं, पक्ष और विपक्ष के, लेकिन फिर भी कोई निर्वाचित निर्दलीय सदस्य अगर आता है तो ए, बी, सी। अब आप एक एज अ सांसद हैं या फिर आप राज्य विधानसभा के सदस्य हैं तो आपको वरीयता क्रम में देना होता है कि मैं किस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहता हूं सबसे पहले। मान लेते हैं कि आपने कहा कि सबसे पहले मैं बी को देखना चाहता हूं, ये मेरी वरीयता क्रम में 1 पे है, फिर ए को देखना चाहता हूं, ये वरीयता क्रम में 2 पे है, और फिर सी को देखना चाहता हूं, ये मेरी वरीयता क्रम में 3 पर है। तो यहां पर ये वाली चीजें हो गई ए, बी, सी। ठीक है, अब यहाँ पर वरीयता क्रम में जैसे मान लो मैंने बी को कहा कि भाई मैं इस व्यक्ति को सबसे पहली वरीयता देता हूँ कि ये राष्ट्रपति बन जाए तो बेहतर है, अगर बी नहीं बन रहा तो एटलीस्ट ए बन जाए, ये मेरी सेकंड वरीयता में। तो इसी तरीके से सभी सांसद और सभी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी वरीयता सूची एक मतपत्र में डालते हैं। उसके बाद अगर एक मानक कोटा होता है, अगर उस मानक कोटे को कोई भी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो है वो अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ए, बी, सी तीनों ने उस मानक कोटे को पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब तीनों में से कोई प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। अब यहां पर यह कंडीशन होती है, जो आपने एक वर्ड सुना एकल संक्रमणीय, संक्रमण का मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं, मतलब ट्रांसफरेबल होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल, अर्थात ए का वोट ऑलवेज बी को ट्रांसफर होगा, बी का वोट ऑलवेज सी को ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ए का वोट डायरेक्ट आप सी को ट्रांसफर कर दो, नहीं, पहले बी को ट्रांसफर करो। बी को क्यों? क्योंकि दूसरी वरीयता में बी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। जैसे ए की वरीयता में सबसे ज्यादा वोट मिले कि कई लोग चाहते हैं 100 में से कि भैया 80 लोग की मतलब 45 लोग की ए बन जाए, 30 लोग चाहते हैं बी बन जाए और 10 लोग चाहते हैं सी बन जाए, तो ए की वरीयता बी को ट्रांसफर होगी, फिर बी की वरीयता सी को ट्रांसफर होगी। ये एक चरणबद्ध चलता है, और जब कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर होते होते कई बार ऐसा रोटेशन चलता रहता है, और जब भी कोई व्यक्ति एक मानक कोटे को पूरा कर लेता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए विजयी हो जाता है। इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अनुपात के अनुसार जो डिवाइड होता है उसके अनुसार। एक और बात यहां पर ध्यान रखनी है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्शन होगा उसमें जो लोकसभा होंगी या फिर राज्यसभा के संसद होंगे या विधानसभा के, उनके लिए जो वैल्यू कैलकुलेशन होगी ना, उसमें जो जनसंख्या का मानक होगा वो 1971 की जनगणना को आधार बनाएगा। परंतु एक और संवैधानिक संशोधन आता है 84 नंबर से, जो जस्ट 42 का डबल है, 84। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक यथावत निर्धारित कर दिया गया था। कहा गया कि ये जो जनसंख्या का मानक 1971 का है, ये 2026 तक एज इट इज प्रयोग होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसीलिए अब 2026 में क्या किया जा रहा है, नई जनगणना का प्रारूप तय किया जा रहा है। हम जैसे टीचरों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जैसे बीएलओ के रूप में हमने काम किया, एसआईआर किया, अब जनगणना होगी, घर गणना होगी, मतगणना होगी, तमाम चीजें हमें लोगों को करनी पड़ती हैं। उसी में आप लोगों का प्यार भी मिलता है, आप लोगों के लिए क्लास भी बनाता हूँ, नोट्स भी बनाता हूँ, सारे काम हम लोग करते हैं। तो थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, तो प्लीज आप लोग परेशान ना हुआ करें, लेकिन चीजें पूरी मैं कराता हूँ और वो कराऊंगा ही। ठीक, तो 2026 तक ये यथावत रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कई बार स्टेटमेंट आ जाता है डायरेक्टली 84वें संवैधानिक संशोधन 2026 तक, तो ये याद रखना। आर्टिकल 57 क्या कहता है? अब देखो कई बार होता है आर्टिकल आपसे मिलान करने के लिए आता है, जैसे आर्टिकल 52 याद कर लो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 याद कर लो, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। आर्टिकल 54 क्या, निर्वाचक मंडल की बात हमने की। आर्टिकल 55 में क्या है, फॉर्मूला, इलेक्शन फॉर्मूला है। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 57 में क्या होता है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है कितनी भी बार, जबकि यूएस का प्रेसिडेंट ओनली 2 टाइम्स। अब यहां देखो यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो 2 ही बार वो व्यक्ति इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में प्रेसिडेंट बन सकता है। ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संवैधानिक प्रोविजन है, और उसके बाद वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए बराक ओबामा को देखो 2 बार वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अभी आपके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये भी 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसके बाद वो नहीं इलेक्शन लड़ सकते। लेकिन भारतीय संविधान में अगर स्टेटमेंट आ जाए कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, ध्यान देना, आर्टिकल 57 के तहत भारत का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान ने ये बताया ही नहीं है कि कितनी बार आपको इलेक्शन लड़ना है। हाँ, वो पुनर्निर्वाचन की बात करता है, चाहे आप कितनी बार भी
इलेक्शन लड़ सकते हो या जीत सकते हो। परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि भारतीय परंपरा के अनुसार सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति 2 बार ही उस पद के लिए लड़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं वो पद। क्यों? आप देखो ना, परंपरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 बार प्रेसिडेंट का पद होल्ड किया था। जितने भी आप राष्ट्रपति देखोगे, किसी ने भी या तो 1 बार पद होल्ड किया होगा या फिर 2 बार, 2 बार से ज्यादा उन्होंने पद होल्ड ही नहीं किया। तो ये एक परंपरा बनती चली आ रही है सामान्यतः भारतीय राष्ट्रपति क्रम में। लेकिन संविधान इस बारे में मौन है, जबकि यूएस का संविधान इस बारे में स्पष्ट कहता है कि भैया 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। तो ये जब प्रश्न आता है आपको घुमा के, तो पूछ लेता है आर्टिकल 71 क्या होता है। 71 के 1 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के विवाद को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के इलेक्शन में फेयरनेस नहीं आई है, कोई धांधली या कोई भी विवाद होता है, तो वो विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कोई हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये कई बार प्रश्न बच्चों के सामने आता है और वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, तो भला उपराष्ट्रपति त्यागपत्र कैसे ले सकता है। तो कई बार यहाँ पे मिसमैच होता है, तो ध्यान देना, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, जबकि शपथ की प्रक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी संसद के द्वारा लाया जा सकता है। अब दोनों में ध्यान रखना, 71 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन 61 कह रहा है कि राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। एक और बात याद रखना, वैसे तो देखो पेपर में क्या होता है ना कि अब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया के लिए भी महाभियोग वर्ड यूज हो जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग वर्ड यूज हो जाता है, जबकि सामान्यतः अगर मैं कहूं कि प्रेसिडेंट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है यानी महाभियोग। बाकी सभी के लिए संविधान में एक वर्ड यूज किया गया रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही ऐसा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का जिसके लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द की बात की गई है। अदरवाइज सभी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, रिमूवल, अर्थात हटा दिया जाए पद से। लेकिन पेपर में क्या होता है, आयोग जनरली महाभियोग शब्द लगा देती है, तो उसको आप गलत नहीं समझेंगे, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में आप अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। तो महाभियोग किसी भी संसद द्वारा लाया जा सकता है। अब यहां पर देखो, संसद मतलब आप चाहे तो लोकसभा में लेकर आइए, चाहे राज्यसभा में लेकर आइए, ये मैटर नहीं करता है कि लोकसभा में लाना है कि राज्यसभा में लाना है, लेकिन आप राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की प्रस्तुत कर सकते हैं। और महाभियोग के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के समस्त सांसद जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं ये शामिल होते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल इसमें शामिल नहीं होता है। अब यहां पर और यहां पर इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखोगे कि निर्वाचन के तौर पे, तो यहां पर निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, कहीं पर भी मनोनीत सदस्य नहीं है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य शामिल हो रहे हैं। और यहां पर देखो कि निर्वाचक में राज्य विधानसभा भी शामिल हो रही है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल कहीं से भी शामिल नहीं होता है और न ही कोई यूनियन टेरिटरी शामिल होती है। केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हो जाते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या ये पूरी तरीके से विधायी प्रक्रिया है, क्या ये कार्यकारी प्रक्रिया है? तो देखो, जब विधायिका के अंतर्गत कोई प्रपोजल लाया जा रहा है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, वो विधायिका कौन सी हो गई, लेजिस्लेचर कौन सा हो गया, पार्लियामेंट हो गई, जिसमें लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों सदनों में अलग अलग तरीके से जो है कि प्रोसीजर प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रपोजल लाया जा रहा है। लेकिन ये एक पूरी तरीके से विधायिका नहीं, बल्कि सेमी क्वाड्रल क्वाजाई जो है कि सिस्टम है, अर्थात अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को आप उसके पद से हटाने का डिसीजन ले रहे हैं, तो एक निर्णय लेना न्यायपालिका का कार्य होता है, लेकिन इसलिए यहाँ पे अर्ध न्यायिक कार्य कहता है। और आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के पद के कार्यभार को क्रमवार कौन संभालेगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है कि भारत में राष्ट्रपति की उपस्थिति अनिवार्य है, और हो सकता है राष्ट्रपति महोदय जी कहीं दूसरी जगह जो है कि किसी दूसरे देश में जो है कि राजकीय यात्रा पर हो, ऑफिशियल जो है कि विजिट पर हो, ठीक है, या फिर पर्सनल जो है कि अपने विजिट पर हो। दूसरा, राष्ट्रपति की हेल्थ इतनी खराब है कि वो इस पद को इस समय होल्ड नहीं कर सकते। या तीसरी सिचुएशन आ सकती है कि राष्ट्रपति का जो है कि पद खाली हो, चाहे वो मृत्यु के कारण खाली हो, डेथ हो गई हो राष्ट्रपति की, या फिर किसी अन्य कारणों से। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद को संभालने का सबसे पहली जिम्मेदारी मिलती है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को।
राइट। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे आपने क्रोनोलॉजी मैंने पढ़ा था कल की क्लास में, हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के साथ राष्ट्रपति के पद तक उन्होंने होल्ड किया है। या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद नहीं है वर्तमान में, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी चलती है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। यहां पर कह रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, सिविल या दीवानी मुकदमा हेतु आवेदन करने से 2 माह पश्चात ही चलेगा। अब दोनों बातों को समझो। देखो, भारतीय संविधान स्पेशली केवल और केवल 2 व्यक्तियों को आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके शासनकाल में जो भी कार्य किए गए होंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं होने देगी। क्योंकि भारत के जो सर्वप्रथम व्यक्ति हैं या राज्य के जो सर्वप्रथम व्यक्ति हैं राज्यपाल, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का लीगल मुकदमा नहीं चलने देगी। पहले बात ये सुप्रीम मतलब संविधान कहता है। दूसरा, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कृत्य के लिए आपराधिक मुकदमा तो चल ही नहीं सकता। फिर भी अगर उनके कार्यकाल के दौरान अगर आपको सिविल मुकदमा चलाना है, दीवानी मुकदमा चलाना है, जिसमें परिवार हो सकता है, विवाह हो सकता है, तलाक हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, चोरी हो सकती है, कोई भी ऐसा मामले का चलाना है, तो उसके लिए आप जब आवेदन करेंगे तो लिखा होता है 2 महीने पहले आवेदन करना होता है, या सामान्य भाषा में अगर आप आज आवेदन कर रहे हैं तो 2 महीने के पश्चात ही चलेगा। वो भी कब? जब वो अपने पद से मुक्त हो चुके होंगे। ये चीज ध्यान रखना। राष्ट्रपति के ऊपर आप उसके कार्यकाल के दौरान तो 5 साल में आप कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते, ना तो सिविल ना दीवानी, मतलब ना आपराधिक। लेकिन जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है 5 साल का, और उसके बाद जब वो पदमुक्त हो जाते, तब अगर आप चलाना चाहते हो तो वो भी सिविल चला सकते हो। उसके लिए भी 2 महीने पहले आवेदन करना पड़ेगा। राइट, यहां तक बात क्लियर होगी। और यहीं पर एक और प्रश्न बनता है जो यूपीएससी बनाती है कि आर्टिकल 14 के तहत इनको जो है कि विशेष संरक्षण दिया गया है। मतलब आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। हर एक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, चाहे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, चाहे वो व्यक्ति कितना भी छोटा, कितना भी गरीब, कितना भी बड़ी अमीर क्यों ना हो। अगर क्राइम सेम किया है, अगर सेम क्राइम के तौर पे अगर किसी ने मर्डर किया है, किसी ने चोरी की है, तो कानून का शासन होना चाहिए। यानी आर्टिकल 14 का प्रयोग किया जाएगा कि भैया सजा दोनों को एक बराबर मिलेगी। परंतु एक्सेप्शन के रूप में आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को बचाया जाता है कि अगर इन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 इन पे लागू नहीं होता है। बात समझ में आ गई दोनों? ठीक है, ये एक्सेप्शन है। आगे देखते, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, डेमोलिश कर सकता है, अर्थात लोकसभा को क्या करेगा? भंग कर देगा। अब भंग करने का मतलब कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, 2024 लोकसभा इलेक्शन हुआ है, सभी सांसद काम कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, यानी कार्यपालिका के कुछ सदस्य भी उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उनकी मंत्रिपरिषद कह रही है कि लोकसभा सही तरीके से नहीं चल रही है, हमारे जो पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग, वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें कमजोर कर रहे हैं या किसी और वजह से, तो भंग कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं है तो भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, फिर वो मंत्रिपरिषद के कहने पे नहीं। अब बहुमत का मतलब क्या है? आपको पता है कि भैया हमारे 243 का जो आंकड़ा हमें पार करना होता है, 243 का जो हमें आंकड़ा पार करना होता है, वही बहुमत होता है। अगर इतने भी सांसद सरकार के साथ खड़े नहीं है, इट मीन्स कि उसकी सरकार ऑलरेडी अल्पमत में आ गई है, तो तब ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति नहीं मानेगा कि भैया आप तो खुद ही अल्पमत में हो, तो नहीं, तब वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके, अपने जो है कि स्वविवेक का प्रयोग करके स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही आगे करेगा। एक और आर्टिकल आता है राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली से कि आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक किन किन मुद्दों पर आ सकती है, पहले तो ये समझ लो। देखो, संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का आपस में एक ज्वाइंट सेशन किया जाए। और ये कब होता है? जब कोई ऐसा बिल आता है, कोई ऐसा प्रपोजल आता है जहां लोकसभा सहमत है तो राज्यसभा असहमत हो गई, या राज्यसभा सहमत है तो लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया। अर्थात किसी बिल को प्रस्तुत या पास करने के लिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस डिस्प्यूट को कम करने या समाप्त करने के बाद प्रपोजल को पास कराने के लिए एक ज्वाइंट सेशन लगाया जाता है, जिसका अनाउंस कौन करता है?
प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन आर्टिकल 118 आर्टिकल 118 कहता है कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ज्वाइंट सेशन को जो बुलाया जाता है या उसके लिए अनाउंस किया जाता है अधिसूचना जारी करके, वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन कौन करेगा, वो लोकसभा स्पीकर ही करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में एक और प्रश्न यहीं पे मैं बता देता हूं, हालांकि लोकसभा में हम पढ़ लेंगे उसे, अगर मौजूद जो लोकसभा स्पीकर अगर मौजूद ना हो तो कौन करेगा इसकी अध्यक्षता, ज्वाइंट सेशन। तब यहां पर आप वाइस जो आपके लोकसभा स्पीकर जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पद होल्ड करेंगे। कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर वो भी नहीं है उपाध्यक्ष तो ध्यान देना राज्यसभा का उपसभापति आएगा, सभापति नहीं, क्योंकि सभापति तो खुद वाइस प्रेसिडेंट है, उपसभापति इसका होल्ड करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर एक और प्रश्न इसी में निकाल के दूं, चलो। ज्वाइंट सेशन कौन कौन से ऐसे विधेयक है जिनके लिए नहीं लाया जा सकता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धन विधेयक। धन विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं आ सकता, क्योंकि धन विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अगर सरकार इस चीज को पास ही नहीं करा पा रही है, स्वीकृति ही नहीं दिला पा रही है, इट मीन्स कि सरकार फेल हो गई। सरकार क्या हो गई, फेल हो गई। और सरकार फेल हो जाएगी तो तुरंत उसे क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा दे देना पड़ेगा कि भैया हम बजट ही नहीं पास कर पा रहे, धन विधेयक ही नहीं पास करा पा रहे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसी भी प्रकार का अगर संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसमें राज्यसभा अगर विरोध करती है या लोकसभा विरोध करती है तो ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। अदरवाइज होगा क्या, लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है और ऐसे में किसी एक खराब संवैधानिक संशोधन को भी पास कराया जा सकता है जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए ये दो ऐसे प्रपोजल होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। बाकी जितने भी सामान्य बहुमत हो, विशेष बहुमत हो, तमाम प्रकार के बहुमत मतलब कि जो बिल होते हैं पेश किए जाते हैं प्रपोजल, उन पे आप ज्वाइंट सेशन ले सकते हैं। देखिए इतना डिटेल्स में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, तो प्लीज यार वीडियो लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगे तो। फिर एक प्रश्न आता है कि पेप्सू जो पटियाला के लिए था, पंजाब के लिए, विनियोग विधेयक पर 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया, अर्थात सहमति को रोक लेना। हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर भी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से वीटो पावर होती है। एक तो आपने देख लिया एब्सोल्यूट यानी अत्यांतिक वीटो होता है भारतीय राष्ट्रपति के पास। फिर आप देखते हैं 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, अर्थात अनिश्चित काल के लिए रोक लिया, अर्थात इसे हम जेबी वीटो भी कहते हैं। जेबी मतलब जेब में रख लेना, पॉकेट में रख लेना। तो हमने दो प्रकार के वीटो देख लिए, हालांकि आगे पढ़ लेंगे अभी। एक होता है भारतीय राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो। दूसरा होता है पॉकेट वीटो, जिसको हम लोग जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं। आ जाते हैं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जो भी वीटो है उसके बारे में बात कहां पे की गई। आर्टिकल 111 के तहत वीटो शक्ति है, अर्थात स्वीकृति देना, स्वीकृति रोक लेना और पुनर्विचार के लिए भेजना, जैसे धन विधेयक को छोड़कर। संवैधानिक संशोधन विधेयक को भी वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर भेजता है। अब यहां पर एक प्रश्न आ रहा है कि अगर वो स्वीकृति दे रहा है तो भी आर्टिकल 111 का प्रयोग कर रहा है वीटो के अंतर्गत, अगर वो स्वीकृति रोक ले रहा है तो भी आर्टिकल 111 का प्रयोग कर रहा है, अगर वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है सांसदों को यानी कि सदन को, तो भी वो आर्टिकल 111 के तहत वीटो का प्रयोग कर रहा है। अब राष्ट्रपति की इसी संबंध में कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी होती हैं। कैसे होती है, विधेयक को आपत्ति सहित भेजना, जैसे राष्ट्रपति कहें कि भैया यार ये विधेयक में मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे या इस क्लॉज में एक आपत्ति दिख रही है, जरा आप लोग विचार कर लो, तो आपत्ति सहित भेज सकते हैं। विधेयक को रोक कर रख लिया जाए, ना तो उस पर सहमति दे रहे हो ना असहमति दे रहे हो, यानी कि अपने पास रोक लिया और सरकार बेचारी परेशान घूम रही है। संसद को संदेश भेज सकते हैं, संसद को मैसेज यानी संदेश भेज सकते हैं, और किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु भी कहा जा सकता है। ये सभी की सभी क्या होंगी, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां। हालांकि एक और स्वविवेकी शक्ति क्या कही थी कि अगर मंत्री परिषद के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार स्वविवेकाधिकार यानी विवेकाधिकार के तहत प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी कई सारी अलग अलग जगह पे शक्तियां मिलेंगी जो स्वविवेकी होती हैं। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति। अभी तक जो पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं विधायिकी शक्ति थी, यानी कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल। अब जो आपकी कार्यपालिकी शक्ति है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष आर्टिकल 280 के तहत नियुक्ति की जाती है इनकी।
यूनियन टेरिटरीज के जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे सामान्यतः राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको जो है कि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुदुचेरी हो गया, इनके चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल अर्थात अटॉर्नी जनरल 76 के तहत राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करते हैं, इन नियुक्ति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 कैग इनकी भी नियुक्ति करते हैं। राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 155 इनकी भी नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री 74(1) अर्थात जो मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम जो अपने कार्य को समाप्त करेंगे या संपन्न करेंगे, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो इनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 160 के अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध बना सकता है। अब देखो, अभी तक आपने पढ़ा है कि भाई राज्यपाल को एक बार नियुक्त कर दिया जाता है तो राज्यपाल जो है कि अपने अनुसार अपने राज्य विधानमंडल के लिए कार्य करता है, राइट, आपने यही सुना है। लेकिन यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल जो है कि दे रहा है आर्टिकल 160। ज्यादातर ये आर्टिकल जो है कि चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसको पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान देना कि जब कोई आकस्मिक सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 72 न्यायिक शक्ति के रूप में आती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था 71, अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना 71 का 1, इसमें क्या था याद करो जरा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आएगा और सुप्रीम कोर्ट ही उस पर निर्णय देगा, वही निर्णय अंतिम माना जाएगा। लेकिन 72 किस में आती है, क्षमादान की शक्ति। और 61 क्या था बताओ जरा, महाभियोग के बारे में था। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे कि क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की जो शक्तियां होती है उनका प्रयोग करता है। और आगे बात करते हैं कि जो 5th शेड्यूल होती है, जो कि 5वीं अनुसूची होती है, जिसमें शेड्यूल एरिया की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए तमाम प्रकार के जो प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इन्हें घोषित कर सकता है। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा, राइट। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उस अधिसूचित जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल के परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति आदेश द्वारा उनका विस्तार कर सकता है। 3 प्रकार की यहाँ पे पावर आती है। 3 प्रकार की पावर का मतलब क्या होता है समझते हैं कि अगर मान लो 5th शेड्यूल के अंतर्गत किसी नए शेड्यूल एरिया को इंक्लूड करना हो तो आदेश के द्वारा घोषित कर सकते हो। किसी पहले से एग्जिस्टेड जो है कि शेड्यूल एरिया को समाप्त करना हो तो भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर कोई पहले से शेड्यूल एरिया मौजूद है और उसका क्षेत्र का विस्तार करना है, कुछ और उसमें क्षेत्र एड ऑन करना है, तो उसके लिए आपको राज्यपाल के साथ परामर्श करना पड़ता है। ये 3 बातें अलग अलग हैं। बाकी किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक कहा जाता था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कहा जाता था। अब यहां पर देखते हैं कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं, तो वीवी गिरी साहब। इसको जो है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बता दूंगा आपको कि किस तरीके से जो एटक था, मतलब कि अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था 1920 में जो स्थापित हुआ था, उससे अलग हटके 1929 में एमएन रॉय और वीवी गिरी, इन दोनों ने एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी और वीवी गिरी, इन दोनों ने एक अलग ट्रेड यूनियन जो है कि शुरू किया था, जिसको IFTO करके कुछ कहते हैं। ठीक है, कल अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बना रहा था तो उसमें मुझे मिला था ये पॉइंट। तो वीवी गिरी ट्रेड यूनियन से संबंधित हैं। भ्रष्ट आचरण के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में कौन राष्ट्रपति उपस्थित हुआ था, एकमात्र वीवी गिरी उपस्थित हुए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह भी ध्यान रखना, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब जनता डायरेक्ट चुने, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट का होता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत का अप्रत्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम आपके पास 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना चाहिए और 50 निर्वाचकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी किया जाना चाहिए। और ये कौन होते हैं, ये सांसद ही होते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर जो है कि आपके पास 50 ऐसे सांसद हो जो आपके काम मतलब राष्ट्रपति पद के लिए अनुमति देते हो या एक तरीके से सिफारिश करते हो। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल भैया कौन सा पढ़ा था, 71। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया विनिश्चय या निर्णय अंतिम माना जाएगा।
आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक पार्ट होता है। भले वो संसद की कार्यवाहियों में नहीं बैठता, वो अलग बात है, लेकिन वो पार्लियामेंट की बॉडी माना जाता है। तो जब भी पार्लियामेंट के बारे में पूछेगा कि पार्लियामेंट का निर्माण किन को मिलाकर होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा तो जानते ही आप लोग, राष्ट्रपति को भी इंक्लूड करिएगा, तभी आपका पार्लियामेंट कंप्लीट होता है। आर्टिकल 86(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह विशेष परिस्थितियों में भी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। दो बातें, और कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का स्पीकर रह चुका, तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के लिए, नीलम संजीव रेड्डी साहब। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यहां देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यहां पर भी हम क्रमानुसार और व्यक्ति क्रम पूछेंगे। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले नंबर पे जो है कि उपराष्ट्रपति थे, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे नंबर पर, वीवी गिरी साहब तीसरे नंबर पे, ये उपराष्ट्रपति भी थे और आगे चल के राष्ट्रपति भी बनते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक ये चौथे नंबर पे, बीडी जत्ती 5th नंबर, एम हिदायतुल्ला जो कि कार्यवाहक थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनको 6 नंबर पे यहाँ काउंट किया गया। आर वेंकटरमन, फिर उसके बाद 7th, शंकर दयाल शर्मा 8th, के.आर. नारायण 9, डॉक्टर के कृष्णकांत 10, भैरव सिंह शेखावत 11th, मोहम्मद हामिद अंसारी 12, एम वेंकैया नायडू 13 और जगदीप धनखड़ जी 14। वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति, जरा एक बार कमेंट करके बताना। वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति भारत का, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने तो अपना पद छोड़ दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से। आगे जो भी है उनका नाम बताइएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 के अनुसार। अब आप कहोगे सर ये दो आर्टिकल कैसे, जब आप प्रेसिडेंट के अंतर्गत पढ़ते हो, जब आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे करके पढ़ते आते हो, तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति पद की बात की जाती है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। परंतु जब राज्यसभा के आर्टिकल्स आप पढ़ते हो 81, 82, 85, 89 के आसपास, तो वहां पर लिखा होता है कि जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, यानी कि सभापति जो होगा, वो उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाएगा। तो इसीलिए दो जो है कि आर्टिकल इससे संबंधित हो जाते हैं। आर्टिकल 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो आर्टिकल 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। ये अर्हता राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि अगर वो लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, तब वो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकता है, वहां पे राज्यसभा नहीं आता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए स्पेशली कहा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्यता रखता हो। अब यहाँ पे आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है। राष्ट्रपति में तो आपने पढ़ा था लोकसभा के सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अंतर आ जाता है। पहला अंतर कि राज्य विधानसभा के नाम की कोई चिड़िया यहाँ पर शामिल नहीं होती है, गायब कर दो। दूसरा अंतर आता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। अर्थात एक आम भाषा में कहूं, ये दोनों सदस्य ही, अगर आप देखो लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सांसद निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों ही मतलब राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते कि नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ये दोनों शामिल होते हैं। तो सेम यही दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई राज्य विधानसभा की कोई चिड़िया नहीं आती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प, जिससे लोकसभा सहमत हो, तभी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67। अब यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने पढ़ा था कि सर राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हो, यहां पर छूट है। परंतु जब आपसे अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी कि सर उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो सबसे पहले केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, सामान्य बहुमत से उसे पारित किया जाएगा। फिर उसके बाद लोकसभा अगर सहमत होती है, तभी आगे काम बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो आप लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं पे भी ला दो, लेकिन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाना पड़ेगा। वहां से पारित होने के बाद ही लोकसभा में भेजोगे, और जब लोकसभा सहमत होगी तभी जाके उपराष्ट्रपति का पद हटाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर।
ये देखो वो छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप गलत कर जाते हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहां पर देखते हैं, जब किसी समय राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति संभालते हैं तो सभापति का कार्य कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोकसभा स्पीकर अगर अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही तो सारे काम देखते ना। ठीक उसी प्रकार से जब उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के रूप में शिफ्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपसभापति राज्यसभा का कार्य देखने लगते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यूएसएसआर में भारतीय राजदूत थे। वीवी गिरी जी श्रीलंका में भारतीय राजदूत थे यानी उच्चायुक्त। के आर नारायण चीन में राजदूत थे। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था कि कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल से पहले विदेशों में विदेशी सेवा दे रहे थे, अर्थात कि उच्चायुक्त या राजदूत थे। तो ये 4 ऑप्शन का एक प्रश्न था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी यूएसएसआर में भारतीय राजदूत थे। वीवी गिरी श्रीलंका में राजदूत थे। के आर नारायण चीन में राजदूत थे। परंतु यहाँ पर देखो लिखा है उपरोक्त सभी राष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले विभिन्न देशों के राजदूत थे। तो पहले ये लोग कौन थे? राजदूत थे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व इसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस दिन से अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया है कि यानी आपका इलेक्शन फेयर नहीं था, यानी इसमें धांधली थी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके द्वारा किए गए उससे पहले के कृत्य, ध्यान देना, उससे पहले के कृत्य जो है कि अवैध हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इनवैलिड नहीं माने जाएंगे, वो वैलिड ही रहेंगे चाहे किसी भी परिस्थिति को देख लिया जाए। राइट, आगे बढ़ो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे आ जाऊं मैं अब। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना हम लोगों को। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब होता है कि जो लोकसभा में जो है कि जो मंत्रिपरिषद आती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जैसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री रहेंगे या टोटल उसकी मंत्रिपरिषद रहेगी। ये किस संवैधानिक संशोधन से कहा गया है, अर्थात ये जो प्रावधान है वो किस संवैधानिक संशोधन से लाया गया है? तो 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 इसके द्वारा। और साथ ही साथ ये केवल लोकसभा के लिए नहीं है, ये राज्य विधानसभाओं के लिए भी है कि मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा में कुल 15% ही मंत्रिपरिषद रह सकती है। और दिल्ली के लिए भी यही नियम लगाया गया है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 75(5). ये क्या प्रावधान कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार अपने किसी व्यक्ति को अगर मंत्री बनाना चाहती है तो उसका जो है कि इलेक्शन लड़ना या चुनाव लड़ना जरूरी हो। कब तक? 6 महीने तक। सरकार चाहे तो अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकती है कि किसी एक व्यक्ति को मंत्री का पद दे सकती है, भले चाहे उसने लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो, चुनाव न लड़ा हो, लेकिन ये वैलिडेशन केवल 6 महीने तक है। 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सीट से लोकसभा का चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव जीतकर सदन के अंदर आना होगा। अगर वो नहीं आता है तो 6 महीने के बाद उसका सदस्य नहीं रहेगा तो मंत्री भी नहीं रहेगा। ये प्रोविजन 75(5) कहता है। आर्टिकल 300 यानी आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग भारत सरकार का जो कानूनी नाम है, कभी पढ़ा है आर्टिकल 300 को? इसके अनुसार जो भारत का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत संघ के नाम है। लेकिन ये किस में है वर्णित? ये आर्टिकल 300 में है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। किस प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री के? जो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पहला कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाए, अर्थात प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसने अगर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया या किसी प्रकार का कोई प्रपोजल रखा है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को सूचित की जाए। दूसरा, राष्ट्रपति जो जानकारी मांगेगा वह देनी पड़ेगी। इसी जानकारी को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे और साथ ही साथ राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के बीच में डिस्प्यूट होता है। मैंने बताया भी होगा पहले जो है कि क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जी के सामने राजीव गांधी जो है कि एक बच्चे के तरीके से बढ़ रहे थे, पले बड़े हैं। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है कि उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो दोनों में पारिवारिक संबंध ज्यादा थे एक तरीके से। और कई बार ऐसा होता था कि वहां पे डिस्प्यूट होता था जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कोई उनसे प्रपोजल मांगते थे या कोई उनसे जानकारी मांगते थे तो प्रधानमंत्री जो गांधी जी थे, राजीव गांधी सीधे मना कहते थे कि नहीं, मैं अपने पद की गरिमा रखता हूं क्योंकि मैंने गोपनीयता की शपथ ली है। किसकी? गोपनीयता की। और गोपनीयता का मतलब होता है कि वो जानकारी केवल और केवल मेरे तक रहेगी, किसी और के पास वो नहीं जाएगी। तो गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली थी। इस वजह से जो है कि ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ इनका विवाद अक्सर होता रहता था। आगे देखते
आगे हमारा मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रियों की 3 श्रेणी और होती है। जैसे एक होते कैबिनेट मंत्री, एक होते राज्य मंत्री और एक होते स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। देखो तीनों जो आते हैं ना, ये तीनों ही मंत्री परिषद के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? मंत्री परिषद के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन मंत्री परिषद में भी 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, मंत्रिमंडल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? मंत्रियों का मंडल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री में आपके वित्त मंत्री आ जाएंगे और आपके सुरक्षा मंत्री आ जाएंगे, मतलब कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य तो चलो अलग बात है। तो ऐसे जो सबसे प्रमुख मंत्रालय होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं, जो सामान्यतः जो है कि 8 से 9 मंत्री ही होते हैं, 9 मंत्रालय होते हैं बस। आगे कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, इसका उल्लेख 352 के अंतर्गत किया गया, जो भी 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत इसको एड ऑन किया गया। ध्यान देना कि मूलतः संविधान में कहीं पर भी कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। जब मूल संविधान बना था तो उसमें मंत्री परिषद शब्द तो था, लेकिन मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द नहीं था। तो आर्टिकल 352 में कैसे एड ऑन किया गया? जब मोरारजी देसाई साहब की सरकार आती है 1978 में, तो इन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 352 के तहत चाहे जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है बाह्य कारणों की वजह से या युद्ध की वजह से या सशस्त्र मतलब आंतरिक अशांति की वजह से लगता है, तो उसमें राष्ट्रपति को इसे लगाने से पहले मंत्रिमंडल की लिखित जो है कि सिफारिश चाहिए। कैसी? लिखित। किसकी? मंत्रिमंडल की। तो ये शब्द इसमें एड ऑन कर दिया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं। 1966 की अनुशंसा पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ, जो मार्च 1985 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका प्रभार प्रधानमंत्री के पास होता है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है। जो कैबिनेट सचिव होते हैं आपके, मतलब जो मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं, पीएमओ के साथ अटैच होते हैं, वो कैबिनेट सचिवालय का भी प्रमुख होता है और सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, क्योंकि वो एक सुपर सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। आर्टिकल 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति सरकार के कार्य को सुविधाजनक किए जाने हेतु मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? 77 आर्टिकल के तहत कहा गया कि वो मंत्रियों के कार्यों का डिवीजन करने के लिए एक नियम बनाता है। आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति वर्णन, आर्टिकल 75(1) और 75(2) ये दोनों ही पॉइंट होते हैं। नियुक्ति और पदच्युति वर्णन भी होते हैं मंत्री परिषद की। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। कई बार आता है ना राज्यसभा के प्रति, तो नहीं भाई, भले वो राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ गवर्नमेंट होल्ड करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा के प्रति होती है। ठीक, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। आर्टिकल 75(3) यानी अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब यहां पर क्या होता है, कई बार ऐसा प्रश्न हमने देखा कि ऑप्शन जो एग्जामिनर लगाता है ना, वो क्या लिख देता है? संसद लिख देता है, लोकसभा लिख देता है, राज्यसभा लिख देता है, या कोई नहीं। तो भैया यहां पर तो दिख रहा है हमें लोकसभा दिख रहा है, लेकिन कई बार होता है कि वो क्या करता है, मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी के रूप में ऐसे ऑप्शन बनाता है, राष्ट्रपति बना देता है, संसद बना देता है, ठीक है, संसद के बाद जो है कि आप विधायिका बना देता है, ठीक है, या फिर एक और कोई ऑप्शन, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा वर्ड यूज नहीं करता। तो ऐसे में हमें फिर संसद को ही मानना पड़ेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देखो, मंत्री परिषद और मंत्री होना दोनों अलग अलग हो जाता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, मंत्री परिषद, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 75(3) कहता है। परंतु जिन जिन व्यक्तियों को मंत्री का पद दिया गया है, राष्ट्रपति ने जिनका जो है कि नियुक्ति की है, वो सभी राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। और संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ध्यान देना, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और ये भारतीय परंपरा का एक पार्ट है। भारत के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि अगर आपको वर्तमान सरकार को हटाना है या वर्तमान सरकार में कोई संदेह हो रहा है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओगे। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये भारतीय परंपरा का हिस्सा है। सामान्यतः सरकार के खिलाफ लाया जाता है कि भैया हमें जो वर्तमान सरकार चल रही है उस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है, तो इस वजह से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और सरकार आपकी लोकसभा में कार्यशील होती है, इसलिए केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा।
और इसके लिए लोकसभा ने नियम 198 में इसकी प्रक्रिया के लिए नियम भी बना रखा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसको लाने के लिए आपको क्या करना होता है, 50 सांसदों का या सदन के सदस्यों का जो है कि समर्थन चाहिए होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी साहब थे, जो 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक भारत के प्रथम वित्त मंत्री का पद इन्होंने होल्ड किया था। और भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत भी हुआ। अब यहाँ पे कुछ विभाग ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल जब गठित हुआ पहला 1947 का, और अंतरिम सरकार जो 1946 थी, दोनों में सेम पद पे बने हुए थे। जैसे श्रम विभाग में जगजीवन राम को ही दोनों समय रखा गया, खाद्य कृषि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही दोनों समय रखा गया, रक्षा विभाग में बलदेव सिंह सरदार बलदेव जी को ही दोनों समय रखा गया। फिर आते हैं एक और कुछ बेसिक प्रश्न जो मिलान करने के लिए होते हैं। जैसे लोकसभा सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष, प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जो मिनिमम बाध्यता है वो ये है कि भैया लोकसभा का तो एटलीस्ट सदस्य आप बन जाओ तो 25 साल हो जाती है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रधानमंत्री के लिए तो डायरेक्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मेरे भैया जब प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा की 30 वर्ष है। तो आप ऐसे कर दो, यहाँ पे 2-3 और बातें लिख लो। जैसे अगर मैं कहूं कि, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राष्ट्रपति के लिए जो आयु होती है 35 वर्ष होती है, उपराष्ट्रपति के लिए जो आयु होती है 35 वर्ष होती है, राज्यपाल के लिए जो होती है 35 वर्ष होती है कि नहीं होती है? तो ये चीजें भी याद रख लो आप। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कार्यपालिका विधायिका के साथ बैठती है, सदन में बैठती है, लोकसभा विधायिका है, लेकिन वहां पे मंत्री परिषद भी बैठी होती है, तो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये मैंने ऊपर ही बताया था आपको। और 15 अगस्त 2023 तक कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें 11 विश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में लाए गए। क्योंकि जब जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो प्रस्तुत किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में सरकार के द्वारा एक विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट में कॉन्फिडेंस प्रपोजल जो है कि लाया था, कॉन्फिडेंस मोशन, ताकि सरकार ये साबित कर सके कि नहीं भाई हमारे पास तो पहले से ही विश्वास प्रस्ताव है। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में भी देख लेते हैं। वीपी सिंह का कार्यकाल 1989 से 90 तक था। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल 1990 से 91 था। एचडी देवगौड़ा जी का कार्यकाल 1996 से 97 था। आगे हम प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल हम पढ़ेंगे पूरा क्रोनोलॉजी के साथ। आई के गुजराल साहब का 1997-98 तक था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1998 से 2004 तक था, जिसमें 3 कार्यकाल उन्होंने होल्ड किए थे, 13 दिन, 13 महीने और 5 साल। ये 3 अलग अलग कार्यकाल उन्होंने होल्ड किए थे। फिर प्रधानमंत्री बनने से पहले किस किस राज्य के सीएम थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो अपने राज्यों में सीएम के पद को भी होल्ड कर चुके थे। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जी, ये अविभाजित जो आंध्र प्रदेश था तेलंगाना से पहले का, उस समय के ये वहां पे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मोरारजी देसाई साहब ये बंबई के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे जब उस समय था। एचडी देवगौड़ा जी ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी ये अविभाजित यूपी का मतलब जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक साथ थे, सन 2000 से पहले ये रह चुके थे। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। चंद्रशेखर जी किसी भी राज्य के सीएम नहीं थे, हालांकि बलिया से संबंध था इनका, ये प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन किसी भी राज्य के सीएम नहीं थे। एचडी देवगौड़ा और आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के दौरान ये राज्यसभा के सदस्य रहे। मनमोहन सिंह जी के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे तो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। जब जब इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला 2004 से 9 तक, फिर 2009 से 14 तक, ये उस समय राज्यसभा से ही सांसद थे। ठीक, तो एचडी देवगौड़ा जी हो गए, आई के गुजराल जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, मनमोहन सिंह जी हो गए, ये सभी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सामान्यतः राज्यसभा के ही सदस्य थे। हालांकि इंदिरा गांधी जब पहली बार बनती ना लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, तो जब पहली बार बनती तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन बाद में जितने भी इन्होंने कार्यकाल होल्ड किए एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तब ये लोकसभा की मेंबर थी, न कि राज्यसभा की। आते एक महान प्रधानमंत्री की हस्ती में शामिल व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे। अब बहुत सारे लोगों ने आज तक
देखा होगा कि जो आप करेंसी यूज करते हैं वहां पे गवर्नर की मोहर लगी होती है, बिमल जालान हो गया, वाई रेड्डी हो गए। लेकिन शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर के तौर पे मनमोहन सिंह जी के साइन देखे होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पे तो उन्होंने जानते लोग। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 2-3 बार ऐसी करेंसी आ चुकी जिसपे इनके साइन रहे हैं। आईएमएफ के भारतीय प्रतिनिधि भी रह चुके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में असम से राज्यसभा सदस्य रह चुके। कार्यकाल इनका 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में था और ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। संविधान में कैबिनेट समितियों का कोई उल्लेख नहीं है। कैबिनेट जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, कैबिनेट होता है जो मंत्रिमंडल, वो अपनी सहायता के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या करती है कि कुछ समितियों का गठन करती है कार्य संचालन करने के लिए। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है, क्योंकि खुद कैबिनेट का जिक्र नहीं था यार। कैबिनेट खुद 44 संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत 352 में प्रयोग किया गया कैबिनेट शब्द का। तो जब इनका ही अपना जिक्र नहीं था तो ये बाकी कैबिनेट समिति का कहां से जिक्र आ जाएगा? ये खुद बेचारे नहीं थे। तो यहां तक बात समझ में। और कार्य संचालन नियमों के तहत प्रधानमंत्री इसका गठन आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट के जो चीफ होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। पीछे याद करो, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था अभी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, जो आज वर्तमान में बढ़कर 53 हो गई, क्योंकि समय समय के साथ नए नए विभाग और मंत्रालय बनाने पड़ रहे हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाला स्वामी अयंगर 1947 की रिपोर्ट में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था 1951 में। संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जितने भी संसद के सचिव होते हैं, जो संसदीय सचिव होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य होता है कैबिनेट मंत्रियों एवं पीएम की सहायता करना। कैबिनेट सचिवालय पीएम के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये मैंने पहले ही ऊपर पढ़ा दिया है आपको। जवाहरलाल नेहरू शांति वन इनकी समाधि स्थल है। जैसे कुछ प्रधानमंत्री जो हुए उनकी समाधि स्थल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी की शांति वन में है, लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाट में है, इंदिरा गांधी जी की शक्ति स्थल में है, राजीव गांधी की वीर भूमि, ये सभी जो है कि इनकी समाधि स्थल है। अब जरा कमेंट करके आप लोग बताना कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पे? ये एक महात्मा थे, संत थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे, ध्यान रखना। चलो, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना 1999 में की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पृथक करके इसकी स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1947 से 1950 तक के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली यानी कि स्प्लिट सिस्टम संबंधित है, नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। ये अदर स्टेट पीसेस के क्वेश्चन है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक लेखा एवं परीक्षक, इसकी क्लास हम लोग कल की क्लास लेंगे। रेगुलर क्लास आएगी यार, ऐसा नहीं है बीच बीच में एक आध दिन अगर स्टॉप हो जाती है तो किसी वजह से हो जाती है, समय न मिलने की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की क्लास रुकेगी, क्योंकि ये प्रीलिम्स 2026 के लिए मैं क्लास चला रहा हूँ और जो आराम से समय से पहले मैं खत्म भी कर दूंगा। नोट्स लेके आप रिवीजन भी कर सकते हो। इसके नोट्स की आप जानकारी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हो, जो सेम वही नंबर है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।